तो लास्ट क्लास में हम नाइट्रोजन कंप्लीट कर चुके थे. नाउ वील मूव ऑन टू फास्फोरस. ठीक है, तो पहले उसके कुछ कंपाउंड्स और सबसे पहले उससे भी पहले फास्फोरस की प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, फास्फोरस कंपैरेटिवली बनता कैसे है? फ्लोरस्पाइट फ्लोरेपेटाइट सॉरी, दैट इज Ca3PO4 का होल ट्वाइस. मैं फ्लोरेपेटाइट का रिएक्शन करवा दूंगा SiO2 के साथ, तो ये मुझे देगा P4O10 प्लस CaSiO3. ये P4O10 मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस होता है. इसकी रिएक्शन जब आप कार्बन से करवाओगे, कार्बन हियर एक्ट एज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये P4O10 को रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज, इट कन्वर्ट्स इनटू CO. CO एलिमिनेट हो जाती है, प्लस साथ में आपको क्या मिल जाता है? P4. रिएक्शन रिपीट करनी है तो बता दीजिए. फॉस्फोरस की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं. पहला तरीका है फ्लोरेपेटाइट की रिएक्शन करवा दीजिए SiO2 के साथ. आपको मिल जाएगा P4O10 प्लस CaSiO3. ये P4O10 मेजर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस होता है. इसकी रिएक्शन करवा दो आप कार्बन से. कार्बन हियर एक्ट एज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ये इसको क्या कर देगा? रिड्यूस. खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज. P4O10 खुद कन्वर्ट हो जाता है P4 में और कार्बन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में. इस तरीके से आप फॉस्फोरस की प्रिपरेशन कर सकते हो. नेक्स्ट वील मूव ऑन टू एलोट्रॉप्स. दस 11 आंसर. सो एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस रोज नहीं आया. एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस. एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस की बात करेंगे जब अपन, तो इसके अंदर देखिए, व्हाइट फॉस्फोरस को जब आप हाई टेम्परेचर पे, कंडीशंस ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर पे जब आप हीट करते हो तो आपको रेड फॉस्फोरस मिलता है. उस रेड फॉस्फोरस को और हीट करोगे तो आपको अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा. ये हाई टेम्परेचर की बात चल रही है. लेकिन मैं अगर उसी व्हाइट फॉस्फोरस को हाई प्रेशर पे रिएक्ट करवाऊं या हाई प्रेशर पे हीट करूं, तो आपको जो फॉस्फोरस मिलता है वो बीटा ब्लैक मिलता है. ठीक है ना. व्हाइट फॉस्फोरस को हाई टेम्परेचर पे हीट करवाइए, आपको रेड फॉस्फोरस मिलेगा. फर्दर और हाई टेम्परेचर पे हीट करवाइए, आपको अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा. बताएंगे तामझाम, इसका भी टेंशन मत लेना. व्हाइट फॉस्फोरस को आप हाई प्रेशर पे हीट करवाओगे तो आपको ब्लैक फॉस्फोरस मिलेगा. अब होता क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है. ठीक है, ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है. व्हाइट, आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है. जैसे ही आप इसको हीट करते हो तो इसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं. सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा? रेड वाले मार्कर से ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और व्हाइट से वो काय में कन्वर्ट होता है? रेड में. एंड जो स्ट्रक्चर बन जाती है वो एक चेन टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, कुछ इस तरीके की. ठीक है, ये व्हाइट है. व्हाइट को जैसे ही आप हीट करोगे तो वो रेड में बदलेगा. ये रेड फॉस्फोरस होता है, चेन स्ट्रक्चर होती है इसकी. अब इसको जब आप फर्दर हीट करोगे तो ये ब्लैक में बदल जाता है. और उस ब्लैक के अंदर मतलब फर्दर हीट करोगे तो अब ये वाले बॉन्ड जो हैं वो टूट जाते हैं. और हीट करने के बाद और जो स्ट्रक्चर होती है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है जो मैं बना के बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज. ये आपका व्हाइट था. इसको जब आपने हीट किया तो ये रेड में बदला.
चेन स्ट्रक्चर थी इसकी, है ना। जब आप इसको और फर्दर हीट करोगे तो ये वाले बॉन्ड्स भी ब्रेक हो जाएंगे और इसकी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है कुछ इस तरीके की। ठीक है, ठीक। ये आपका कहलाया जाता है ब्लैक। ये जो होता है 3D नेटवर्क होता है। अब यहाँ से आप दो चार बातें आराम से समझ सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन, यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन होता है भैया वो मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे आप हीट करते जा रहे हो बॉन्ड टूटते जा रहे हैं, बॉन्ड टूटते जा रहे हैं तो एंगल स्ट्रेन कम होता जाएगा। और एंगल स्ट्रेन और स्टेबिलिटी के बीच में रिलेशन अपन जानते हैं कैसा होता है, इनवर्सली। तो जिसका जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो अगर मैं आपसे इन्हीं में स्टेबिलिटी का या एंगल स्ट्रेन का रिलेशन पूछ लूंगा तो, या रिएक्टिविटी का भी रिलेशन पूछ लूंगा तो आप आसानी से बता पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी जिसके बॉन्ड वीक होंगे, जिसको आप हल्का सा छू दो और वो टूट जाए। ऑब्वियस सी बात है वो यही है। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन क्योंकि बहुत ज्यादा है, आप इसको हल्का सा भी किसी के साथ रिएक्ट करवाइए ये टूट जाता है। तो जब आप रिएक्टिविटी के बेसिस पे बात करोगे तो रिएक्टिविटी में व्हाइट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन ब्लैक की, देन रेड की। स्टेबिलिटी के बेसिस पे बात करोगे तो वो उल्टा हो जाता है, व्हाइट की, ब्लैक की, रेड की। एंगल स्ट्रेन की बात करोगे तो व्हाइट, रेड, ब्लैक। डेंसिटी यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट हो जाता है, हालांकि मुझे नहीं लगता मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने लायक सवाल है। एडवांस के अंदर पूछ ले। डेंसिटी के बेसिस पे जब अपन बात करेंगे तो वो कुछ ऑर्डर इस तरीके का फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि भैया जब आप डेंसिटी के बेसिस पे देखोगे तो जो P4 के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि फोर्सेस वॉन्डरवॉल वाले कमजोर होते हैं, दैट इज वीक होते हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड सिंस दीज फोर्सेस आर वीक, भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा या फोर्स जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस उतनी कम होती है। वॉन्डरवॉल फोर्सेस नेचर में कम होते हैं, देयरफॉर उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है। डिस्टेंस ज्यादा होती है तो डेंसिटी कम होती है। रेड का जब अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था तो वो कुछ ऐसा था। अब P4 के आपस में जो फोर्सेस होते हैं वो वंडरवॉल होते हैं, लेकिन आपस की चेन में जो फोर्सेस होते हैं भैया वो कैसे होते हैं, कोवलेंट। तो जब आप रेड की बात करोगे तो रेड के अंदर वंडरवॉल भी होंगे प्लस कोवलेंट भी होंगे, ठीक है। लेकिन अगर अपन ब्लैक की बात करें तो ब्लैक के अंदर अगर अपन बोलेंगे तो सिर्फ कोवलेंट फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो तो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है। फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच के सारे बॉन्ड तो आपस में टूट जाते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ कोवलेंट फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। कोवलेंट फोर्सेस सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। डाउट कोई? वापस बताऊं? वापस बताऊं क्या आगे बढ़े? चलिए, अगली बात जब अपन करेंगे एक छोटा सा पॉइंट एक नोट डाउन कर लीजिएगा, ब्लैक फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है। असर्शन रीजन के अंदर पूछ ले गारंटी नहीं है। ब्लैक फॉस्फोरस इन इट्स इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर यहाँ पे हेडलाइन है, ठीक है ना। एक्ट एज सेमीकंडक्टर, वो जो आप पी टाइप एन टाइप पढ़ते हैं।
ठीक है ना। ब्लैक फॉस्फोरस अपनी इम्प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है, बाकी और कहीं नहीं। ठीक। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। तो ये अपन जानते हैं ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक चेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने की वजह से इनसॉल्युबल इन वाटर है, बट ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। लेकिन जब इसकी बात करूंगा तो ये सॉल्युबल इन CH2 है। ऐसा क्यों हो गया? तो इसका रीजन ऊपर है, क्योंकि CH2 एक मॉलिक्यूल है, व्हाइट फॉस्फोरस खुद में एक मॉलिक्यूल है तो दोनों मॉलिक्यूल होने की वजह से लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट लग जाता है, इसलिए ये CH2 में सॉल्युबल होता है, जबकि ये इनसॉल्युबल इन CH2 है। अब इसके पीछे का रीजन समझिए ये व्हाइट था, ये रेड था, ये पहला पॉइंट हमने जो लिखा ये क्या लिखा, सॉल्युबल इन CH2, और इसमें क्या लिखा था, इनसॉल्युबल। तो व्हाइट सॉल्युबल क्यों होता है क्योंकि व्हाइट खुद एक मॉलिक्यूल है, CH2 खुद एक मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल होने की वजह से लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट लग जाता है, इस वजह से ये सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन जब आप रेड की बात करोगे तो जैसा कि मैंने बोला कि ये एक P4 मॉलिक्यूल है, लेकिन जब आप रेड फास्फोरस की बात करोगे तो रेड फास्फोरस एक चेन स्ट्रक्चर है, मतलब P4 की एक पूरी की पूरी चेन है। तो ये जो चेन है, यानी कि एक फास्फोरस की जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है वो दूसरे फास्फोरस के बड़े मॉलिक्यूल के साथ वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शो करता है। ये वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, और अपन जानते हैं सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं सरफेस एरिया बढ़ता जाता है तो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाते हैं। अब P4 अपने आप में एक चेन स्ट्रक्चर है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा सरफेस एरिया वाला दूसरे बहुत ज्यादा सरफेस एरिया वाले के साथ जब कंबाइन करता है तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से CH2 के साथ जो ये मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है वो बहुत कम करता है, इस वजह से ये CH2 में सॉल्युबल नहीं रहते। वापस बताऊं, P4 का खुद का एक पूरा का पूरा चेन स्ट्रक्चर होता है, तो वो आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं। क्योंकि वो आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, तो CH2 के साथ वो बहुत कम वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, हेंस इट इज इनसॉल्युबल इन CH2। रिपीट करने का है क्या? आगे देखिए, जो सा भी पॉइंट था, पॉइजनस होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है। ठीक है, बोथ आर soluble in NaOH। ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट है, ये डार्क में ग्लो करता है, ये नहीं करता। ठीक है, डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर रिपीट करना है कोई सा पॉइंट तो बता दो, वो रिपीट हो जाएगा अभी तक, नहीं तो अगला फिर अपन रिएक्शंस पढ़ेंगे फास्फोरस की। चलिए, ऑक्साइड्स
एंड क्लोराइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो इसका एक बेसिक तरीका ये है, कभी भी आप कोई भी चीज लिमिट में लोगे तो फॉस्फोरस भी लिमिटेड बनेगा, माने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का। जब भी आप किसी चीज की एक्सेस लोगे तो फॉस्फोरस भी एक्सेस में बनेगा, माने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का। अरे अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ले रहे हो तो दान धर्म का काम भी बहुत ज्यादा होगा, और अगर कोई चीज लिमिट में ले रहे हो तो दान धर्म भी लिमिट में होगा। कहने का मतलब मेरा ये है भैया, क्या लिखा है अपन ने, ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ फॉस्फोरस, यानी कि फॉस्फोरस की रिएक्शन आप चाहे एयर से करवा दो या लिमिटेड O2, लिमिटेड O2 या एयर सेम बात होती है। दूसरा, आप एक्सेस O2 से करवा दो। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, फॉस्फोरस की रिएक्शन जब आप लिमिटेड O2 से करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनेगा, इसमें भी फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनेगा। प्रोडक्ट आपको बताना है, लिमिटेड लोगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनेगा, एक्सेस लोगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बनेगा, माने +3 +5। बैठाओ, प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट बताइए। P2O3, एक आएगा P4O6 और दूसरा बनेगा P4O10। अगली अगर अपन बात करें तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, खैर वो इसमें कंफ्यूज नहीं करता, ऑक्सीडेशन स्टेट लगा के जवाब देना, ठीक है। बाय चांस वो सवाल पूछ भी लेगा तो वो आपको सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट नहीं देता, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे जवाब दीजिएगा आपका, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो हाइड्रोलिसिस करवाने पे ऑक्साइड का, किसी के भी ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करवाने पे ऑक्सी एसिड फॉर्म होता है, लेकिन ऑक्सी एसिड फॉर्म करवाते टाइम ध्यान रखिएगा कि उस ऑक्सी एसिड के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। तो H बनेगा, P बनेगा, O बनेगा, H बनेगा, P बनेगा, O बनेगा, लेकिन ये +3 का ही होगा और ये +5 का होगा। तो जब आप बनाओगे तो इट बिकम्स H3PO3 एंड इट बिकम्स H3PO2। ठीक है, आगे बात करते हैं। फॉस्फोरस की रिएक्शन जब आप लिमिटेड Cl2 से करवाओगे, एक्सेस Cl2 से करवाओगे, तो यहाँ क्या बनेगा, PCl3, यहाँ क्या बनेगा, PCl5। अगेन वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके HCl बना लेंगे, साथ में वही सारा तामझाम, ऑक्सी एसिड बनना है, इट बिकम्स H3PO3, H3PO4। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का है। आगे बढ़, P4 की रिएक्शन दो, SO2Cl2 या SOCl2, सेम बात। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +6 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +4 है। +6 मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जो क्लोरीन देगा वो ज्यादा देगा, +4 मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जो क्लोरीन देगा वो कम देगा। तो कुल मिला के बात बस क्लोरीन देने की ही चल रही है, तो ज्यादा क्लोरीन देगा मतलब क्या बनाओगे, PCl5, कम क्लोरीन देगा मतलब क्या बनाओगे, PCl3। साथ में क्या गैस लिबरेट होगी, SO2। अब इसका प्रोडक्ट लिखने का तरीका समझ लीजिए, SOCl2 है,
तो ऐसा ऐसा बना लो, ये SOCl2 है, ये भी ऐसा ऐसा बना लो, SOCl2 है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, एक तो ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, यानी कि ये वाला SO2, क्लियर। साथ में क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो समझ लो। PCl3 की जब आप रिएक्शन करवाओगे तो एक तो SO2 बन गया, एक ये 3Cl अपन ने बाहर निकाल दिए, यहाँ से PCl3 बन गया, PCl3 मिल गया, SO2 मिल गया, साथ में क्या बचा, सल्फर और क्लोरीन। अब सल्फर बनाता है दो बॉन्ड, मोनोमर में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो वो बनाएगा डाइमर एंड इट बिकम्स H2Cl। वापस बताना है तो बोलो, वापस बताना है तो बोलो, नहीं तो एक और बात देख लो। फॉस्फोरस की रिएक्शन SO2Cl2 से करवाओ, SOCl2 से करवाओ, ये +6 है, ये +4 है, ज्यादा क्लोरीन देगा तो PCl5, कम क्लोरीन देगा तो PCl3, SOClCl, ये 3 क्लोरीन बाहर निकाले, PCl3 बनाया, ये निकाला, SO2 बनाया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या बचा, S और Cl बचा, सल्फर दो बॉन्ड बनाता है, मोनोमर तो बनेगा नहीं, तो वो डाइमर बनाएगा एंड इट फॉर्म्स H2Cl। क्लियर बात। आगे अगर अपन बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, PCl5 एंड PCl3 ये क्या करते हैं, क्लोरीन डोनर होते हैं, और ये क्लोरीन किसे डोनेट करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिनके पास एल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है। PCl5 एंड PCl3 क्लोरीन डोनर होते हैं, किसको क्लोरीन डोनेट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिनके पास एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एग्जांपल C2H5OH। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो OH हटा के क्लोरीन लगा देना, C2H5Cl, साथ में क्या बनेगा, POCl। दिक्कत है तो पूछ लीजिए। दिक्कत है तो पूछ लीजिए। एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया, माफ करिएगा। P4 के अंदर जब आपने एक्सेस Cl2 डाला था तो वो PCl5 दे रहा था, उसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे तो H3PO4 प्लस HCl दे रहा था। ये PCl5 का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो H3PO4 प्लस HCl मिलेगा। लेकिन अगर सपोज मैं इसका सिर्फ 1 मोल वाटर ले लेता हूँ, यहीं से याद आया मुझे, तो आपको जो कंपाउंड मिलता है वो POCl3 प्लस HCl मिलता है। ठीक है, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर PCl5 की आप पर्टिकुलर 1 मोल वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये प्रोडक्ट मिलते हैं, अनलेस अदरवाइज ये तो अपने को पता ही है। क्लियर है। आगे बात करें, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस के अंदर आपके 2-4 तरीके के ऑक्सी एसिड्स हैं। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कभी भी आपको पानी रिमूव करना है, या मैं जब भी आपको डिहाइड्रेशन करने की बोलूँ तो हमेशा ध्यान रखना, अस की कभी हीटिंग नहीं करवाते, इक की आपकी मर्जी पड़े उतनी हीटिंग करवाते। क्योंकि अस की अगर आप हीटिंग करवाते हो तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। अस एक समझते होगे, एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके पीछे अस लिखता है। अगर वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो उसके पीछे इक लगता है। तो आप अस में से अगर आपको पानी निकालना है तो कभी भी हीटिंग मत करवाइएगा। जनरली अपन डिहाइड्रेशन करने के लिए हीटिंग करवा देते हैं।
तो अस के अंदर कभी हीटिंग नहीं होती, क्योंकि अस एक्चुअल में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। एक के अंदर आप लपक के हीटिंग करवाओ, आराम से पानी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत है, ठीक है। तो अब उसके बेसिस की दो चार रिएक्शंस देख लीजिए। जैसे सपोज आपको H3, एक मिनट रुक जाइए। अब सपोज H3PO3 है, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। कैसे करवाओगे? एक तो अपन मेथड देख चुके हैं, P4O6 का हाइड्रोलिसिस करवा दो। मैं बोला था लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो उसी का ऑक्सी एसिड बना देना, ठीक है। इट फॉर्म्स H3PO3। PCl3 का हाइड्रोलिसिस करवा दो, आपको फिर मिलेगा H3PO3, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, सेकेंड, H4P2O5। अब ये डाइफॉस्फोरस एसिड है। अब देखो, आपको डाई शब्द दिख गया, डाई फॉस्फोरस दिख गया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 2 मोल लेने पड़ेंगे इसके पेरेंट के, और फिर उसमें से वाटर रिमूव करना पड़ेगा। तो H3PO3, इसके 2 मोल ले लो, इसमें से वाटर रिमूव कर दो, तभी जाके आपको H4P2O5 मिलेगा। लेकिन जैसा कि अपन ने बोला, अस एसिड है, हीटिंग तो करवा नहीं सकते, तो इसकी रिएक्शन करवा दो PCl3 के साथ। इसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे PCl3 के साथ, तो आपको H4P2O5 मिल जाएगा। हीटिंग मत करवा देना, ध्यान रखिएगा। अस एसिड में कभी भी हीटिंग नहीं करवाते। एक एसिड में आपकी मर्जी पड़े वैसे हीट करवा लो। जैसे अगला एग्जांपल है, इट इज H3PO4, आपको सपोज ये ऑब्टेन करना है। PCl5 ले लीजिए, POCl3 ले लीजिए, P4O10 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सारे अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। धड़ल्ले से हीट करवाओ, कंप्लीट वाटर रिमूवल करवाओ, आपको H3PO4 मिल जाएगा। डाउट हो तो पूछ लीजिए। डाउट हो तो पूछ लो। एलिमेंट्स इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका हाइड्रोलिसिस करवाया, आपको H3PO4 ऑब्टेन हो गया। एक और इसका एग्जांपल है फोर्थ, वो थोड़ा सा फेमस है। इट इज H4P2O7, डाइफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको। अब इसका अगर आपको ये देखो, ये कुछ नहीं है, ये एक एसिड का एग्जांपल है। इसके 2 मोल ले लो, आराम से हीट करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक के अंदर आप डायरेक्ट हीटिंग करवा सकते हैं। ये आपको देगा H4P2O7 प्लस। दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरे को नहीं लगता मेंस में कभी भी पूछेगा। प्रिपरेशन ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3। भैया इसकी H3PO3 की रिएक्शन Br2 के साथ करवा दो। Br2 काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूस होना मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, इट फॉर्म्स 2HBr, प्लस साथ में क्या बना देगा, HPO3। होपफुली रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपकी फॉस्फोरस फैमिली हो जाती है खत्म, कुल मिला के नाइट्रोजन फैमिली हो जाती है खत्म। आखिरी पार्ट पे अपन अब मूव करने वाले हैं, ऑक्सीजन फैमिली। आपको फॉस्फोरस में किसी में कोई डाउट हो अभी तक जो पढ़ाया है तो उसमें से पूछ सकते हैं। कोई सी चीज वापस रिपीट करनी है तो बता। लिखने लिखने का टाइम तो मिलेगा नहीं, है ना। तो आपको ये गो थ्रू करना पड़ेगा। नोट्स खोल के बैठिए बगल में और इस लेक्चर को देखते जाइए। उसी तरीके से आप ब्लॉक केमिस्ट्री कर पाएंगे। क्रैश कोर्स में तो ऐसा ही चलता है। नेक्स्ट इज वील मूव ऑन टू ग्रुप 16। ऑक्सीजन फैमिली से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। पहला, एटॉमिक रेडियस।
तो जब आप एटॉमिक रेडियस की बात करोगे बढ़ती है, आयनिक रेडियस की बात करोगे बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे घटती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करोगे घटती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे सल्फर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे S8 सॉरी। ठीक है, ये भाई साहब गैशियस इन नेचर होते हैं, रेस्ट आर सॉलिड इन नेचर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है सबकी। ठीक है, आगे सिंगल बॉन्ड एनर्जी की अगर अपन बात करेंगे तो इसका जो ये याद रखने का मैं आपको पहले भी तरीका बता चुका हूँ आई थिंक, सिंगल बॉन्ड एनर्जी और डबल बॉन्ड एनर्जी। सिंगल बॉन्ड एनर्जी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डबल बॉन्ड एनर्जी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ओ डबल बॉन्ड ओ की जो होती है वो ज़्यादा होती है इस डबल बॉन्ड एस से, जबकि सिंगल बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बिल्कुल पैरेलल चलती है, एस एस की सबसे ज़्यादा होगी, देन एस सी एस सी, देन टी टी एंड लास्ट इज ओ। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, साइज जितनी कम होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली ओ की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन जब बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा जो होपफुली आप सब जानते हैं पहले से। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट लाई होती है वो -2 टू +6 लाई होती है भैया। ठीक है, यूजुअली हर एलिमेंट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरा सल्फर सिलेनियम टेलुरियम, ये +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 +6 कॉमन होती है इसमें भी। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही शो हो सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऑक्सीजन के साथ कोई बोले कि वाई ऑक्सीजन शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। एनसीईआरटी में डॉट लाइन लिखी हुई है, हालांकि नहीं, पी ब्लॉक में लिखी हुई है, सही बात, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। और ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी भैया? घटेगी। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। वाई? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए सिलेनियम जो है वो आसानी से +6 बनाता है, लेकिन टेलुरियम +4, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर अपन बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की, तो EO2 एंड EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे SO2 या SO3 टाइप ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन टेलुरियम जनरली TeO2 टाइप का ही ऑक्साइड बनाता है। ठीक है,
और एक और बात ध्यान रखिएगा, SiO2 जो होता है वो यूजुअली लिक्विड इन स्टेट होता है, अनस्टेबल होता है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। जबकि TeO2 सॉलिड इन स्टेट होता है। क्यों? बिकॉज एज वी मूव टॉप टू बॉटम, मोलर मास बढ़ता है। मोलर मास बढ़ने की वजह से पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है। टेंडेंसी, सॉरी, घटती है। ठीक है ना, गलत बोल गया मैं। टॉप टू बॉटम बढ़ने से मोलर मास बढ़ता है। मोलर मास बढ़ने की वजह से पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी घटती है, यानी कि पॉलीमराइजेशन बनने की टेंडेंसी। कोई पाई बॉन्ड बनाने की घट रही है, मतलब दूसरे से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसलिए पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन की टेंडेंसी बढ़ने की वजह से आप लिक्विड से सॉलिड जाते हैं। डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी। नेक्स्ट इज व्हाट? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन के साथ ये EH2 टाइप का कंपाउंड बनाता है, वेयर E कैन बी, सॉरी, एक मिनट, एक नोट्स में SiO2 सॉलिड दिया है, तो सॉलिड होगा या लिक्विड? कौन से नोट्स में? मैंने जो भेजे हैं अंकल उसमें? नहीं 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 बेटा, गलत होगा फिर। SO2 गैस होती है, ठीक है, SiO2 लिक्विड होता है, TiO2 सॉलिड होता है। ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो ये EH2 टाइप का कंपाउंड बनाता है, मतलब H2O, H2S, H2E, SeH2P। तो अब इसके बेसिस पे मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ अरेंज कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी घटेगी, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की जब आप बात करोगे, H2O का सबसे ज़्यादा होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टॉप टू बॉटम जाओगे तो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, इसलिए H2TE, H2SE, H2S। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ O2। 2 मिनट दीजिएगा, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। हाँ जी। जब आप प्रिपरेशन ऑफ O2 की बात करोगे, तो आप चाहे KMnO4 को हीट करो, चाहे K2Cr2O7 को हीट करो, चाहे KNO3, चाहे KClO3, इन सब में से आप किसी की भी हीटिंग करोगे, आपको क्या मिलेगा भैया? साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। एक आधे की लिख के बता रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो अपने नोट्स में से देख सकते हो। KNO3 की हीटिंग करोगे, आपको मिलेगा KNO2 + O2। K2Cr2O7 की हीटिंग करोगे, आपको मिलेगा K2Cr4 + Cr2O3 + O2। ठीक है, तो ये मेनली आपको प्रोडक्ट्स ध्यान रखने हैं, सॉरी रिएक्टेंट्स ध्यान रखने हैं। इनमें से किसी की भी रिएक्शन करवाओ, इसमें से किसी की भी हीटिंग करवाओगे, आपको O2 मिल रहा है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू सम ऑक्साइड्स। अब इसमें से आपको ध्यान रखने हैं क्या, कि मिक्स्ड ऑक्साइड कौन से होते हैं, हायर ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, लोअर एक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स कौन से होते हैं। ले देखिए, 3-4 मेथड होते हैं, उसको शॉर्ट में समराइज कर लीजिए, वो ज़्यादा फेवरेबल है। जैसे
दूसरा जो मेथड होता है वो होता है हीटिंग ऑफ हायर ऑक्साइड, मतलब या मिक्स्ड ऑक्साइड। PbO2 की हीटिंग करवा दो, Pb2O3 की हीटिंग करवा दो, Pb3O4 की हीटिंग करवा दो। इन सब की जब आप हीटिंग करवाओगे तो आपको मिलेगा PbO 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 प्लस O2 O2 सब क्या। Pb3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड होता है किसका? PbO और PbO2 का। Pb2O3 मिक्स्ड ऑक्साइड होता है किसका? PbO और PbO2 का। ठीक है, PbO2 हायर ऑक्साइड है बस, ये मिक्स्ड ऑक्साइड नहीं। क्लियर? आगे अगर अपन बात करेंगे तो लो रिएक्टिव मेटल्स, जैसे Ag2 कि जब आप हीटिंग करवाओगे तो आपको Ag+O2 मिलेगा, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है भैया। HgO की जब आप हीटिंग करवाओगे Hg+O2 मिलेगा। CuO की जब आप हीटिंग करवाओगे Cu2O+O2 मिलेगा। ये रेड येलो होता है, ये ब्लैक सॉलिड होता है, जनरली लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के अभी तक अपन ने सिर्फ तीन चीजें देखी हैं। पहली क्या? KMnO4 K2Cr2O7 KNO3 KClO3, इन सब की हीटिंग करवाओगे तो आपको O2 मिलेगा। दूसरा हमने देखा है लो रिएक्टिव मेटल्स की हीटिंग करवाओगे तो आपको O2 मिलेगा। तीसरा अपन ने देखा है हायर ऑक्साइड या मिक्स्ड ऑक्साइड की हीटिंग करवाओगे तो O2 मिलेगा। चौथा H2O2 का जब डिकम्पोजिशन करवाओगे तो O2 मिलेगा। पांचवा MnO2 KMnO4 और K2Cr2O7, इन सब में से मतलब इन तीनों में से किसी भी की भी रिएक्शन जब आप H2SO4 से करवाओगे तो आपको O2 मिलेगा। जैसे अब प्रोडक्ट लिखने का तरीका समझ लीजिए, क्या बोला मैं? MnO2 KMnO4 और K2Cr2O7, इसमें से किसी की भी H2SO4 से रिएक्शन करवाओगे तो O2 मिलेगा। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे वो देख लो। जितने भी तुम्हें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के दिख रहे हैं, यानी कि जितने भी आप लोगों को मेटल दिखेंगे उन सबका सल्फेट बना दो, प्लस H2O प्लस O2। बैलेंसिंग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे इसके अंदर सिर्फ मैग्नीज है तो मैग्नीज का सल्फेट बनेगा प्लस H2O प्लस O2। पोटेशियम और मैग्नीज मेटल है तो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O2। यहाँ पे पोटेशियम दिख रहा है, क्रोमियम दिख रहा है, तो K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस O2। ये सारे मेथड्स होते हैं किसे O2 को प्रिपेयर करने के। डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो प्रॉपर्टीज के बारे में भी आप इसके बारे में जानते हो। पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर इसके एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कलर की बात करोगे तो कलरलेस होती है, कब? गैसियस फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में पेल ब्लू, और सॉलिड फॉर्म में डार्क ब्लू। ठीक है, पानी के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 3.80 सेंटीमीटर क्यूब ही होती है, लेकिन उतनी सफिशिएंट होती है कि एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन करवा पाए। डेटा याद नहीं रखना। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन लगभग हर एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है एक्सेप्ट फॉर Ag, सॉरी, गोल्ड, प्लेटिनम एंड इनर्ट गैस। ये ध्यान रखना, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है।
एडवांस में पूछे ना पूछे कोई गारंटी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो वो उठा के पूछ लेता है। आगे यूजुअली सबके साथ रिएक्ट कर जाती है, लेकिन रिएक्शन करवाने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। इन डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। एक बार ये डबल बॉन्ड टूट गए फिर ये किसी भी एलिमेंट से आसानी से रिएक्ट कर लेगा। आगे यूजेस की बात करेंगे तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के अंदर यूज करा जाता है, जनरल ध्यान रखिएगा। रॉकेट फ्यूल के अंदर यूज करा जाता है, ठीक है। ये दो चार इंपॉर्टेंट यूजेस है। ऑक्सीजन में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, वरना नाउ वी मूव ऑन टू ओजोन। हाँ भाई, ऑक्सीजन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ऑक्साइड के बेसिस पे बात करें, न्यूट्रल ऑक्साइड होपफुली जानते होगे, तीन तरीके के ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं न्यूट्रल में, N2O NOCO, हजारों बार बता चुका हूँ ये, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था दैट जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड्स की बेसिस के एग्जांपल देखेंगे तो SO2 हो गया, SO3 हो गया, Mn2O7 हो गया, P4O6 हो गया, P4O10 हो गया। These all are acidic oxides. बेसिक ऑक्साइड्स के आप अगर एग्जांपल देखोगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल में आपको पहले ही लिखवा चुका था, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल में आपको पहले ही लिखवा चुका था, फन्नकल ब्रदर इश्क पहलवान, वो यूजुअली नॉन मेटल होते हैं, रेस्ट ऑल आर मेटल। तो FeO लोगे, CuO लोगे, MgO लोगे, और क्या बचा, Na2O लोगे, CaO लोगे, दे ऑल आर व्हाट, बेसिक ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स की अगर आप बात करोगे तो वो ले देके तीन है, N2O NOCO, ये तीन न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहलाए जाते हैं। आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, चांसेस हो जाते हैं इस तरीके का सवाल पूछने के, क्योंकि मेंस आजकल कुछ खास लेवल बना नहीं रहा। जैसे इस साल भी पूछ लिया था, बस उसने उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग भी पूछ लिया था, और कुछ खास नहीं, वरना सवाल तो इस पे भी आया है, इसी साल आया है, अभी आया है। तो ZNO हो गया, फन नकल, सॉरी, बेसनगाल जीप पर, या फिर जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, सब बता चुका था मैं। These all are the examples of amphoteric oxides. अगली बात करेंगे मिक्स्ड ऑक्साइड्स की, तो भैया वो भी हम बता चुके हैं। Pb3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, Pb2O3 मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, Mn3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे आ जाते हैं सब ऑक्साइड्स, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल रट के जाइएगा, C3O2, Pb2O, Hg2O, ठीक है। सब ऑक्साइड्स की पहचान क्या होती है? ऑक्सीजन नंबर में कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कटायन। ऑक्सीजन नंबर में कैटायन के कंपेयर में कम होता है, इस टाइप के ऑक्साइड को आप सब ऑक्साइड बोलते हो। नेक्स्ट, तीन तरीके के यूजुअली ऑक्साइड होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है पर ऑक्साइड, और एक होता है सुपर ऑक्साइड। डिफरेंस जानते हो क्या इसमें?
नहीं जानते तो समझ लीजिए। सिंपल ऑक्साइड की जब आप हीट, एक्चुअल में ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ती जाती है और कुछ नहीं। जैसे इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, और इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो जैसा कि मैंने बोला ऑक्सीजन और की परसेंटेज बढ़ती जाती है, मतलब उससे बनने वाले प्रोडक्ट, ऑक्सीजन कंटेनिंग प्रोडक्ट ज्यादा होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपली हाइड्रोक्साइड बनता है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 बनता है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस O2 बनता है। ठीक है ना, समझ सकते हो। यहाँ पे दो पोटेशियम के साथ एक ऑक्सीजन है, दो पोटेशियम के साथ दो ऑक्सीजन है, एक पोटेशियम के साथ दो ऑक्सीजन है। जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे भी जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो ऑक्सीजन से मिलने वाले प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। पहले में सिर्फ हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 मिला, हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस O2। दिक्कत है कोई? आगे बढ़े। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू ओजोन। ओजोन का फंडा समझिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको रिमूवल ऑफ कलर करना है, ठीक है, तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो ऑक्सीजन से कलर रिमूव हो, यानी कि ऑक्सीडाइज होके, या फिर रिड्यूस हो। नेसेंट ऑक्सीजन से अगर आप कलर का रिमूवल करवाते हो तो वो परमानेंट होता है। माने सामने वाला अगर ऑक्सीडाइज होके कलरलेस हो रहा है तो वो जो कलरलेस होगा वो परमानेंट होगा, लेकिन अगर सामने वाला रिड्यूस होके कलरलेस हो रहा है तो वो जो कलरलेस होगी वो टेम्पररी होगी। किस बेसिस पे अपन इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, होपफुली याद होगा। एक मिनट रुक जाइए। क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही मैंने सामने वाले को ऑक्सीजन दिया और अगर वो कलरलेस हो गया तो मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, परमानेंट। क्यों मैं इसे परमानेंट बोल रहा हूँ? क्योंकि भैया अगर ये ऑक्सीजन देना बंद भी कर देगा तो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो जो कलरलेसनेस होगी वो परमानेंट हो जाएगी। लेकिन अगर सामने वाला रिड्यूस होके कलरलेसनेस अपना रहा है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि रिड्यूस हो रहा है मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से वो कलरलेस हो रहा है। ठीक है। अरे तो चलो तुमने ऑक्सीजन रिमूव करके उसे कलरलेस कर दिया, लेकिन एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जैसे ही ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगी, ये कलरलेस से फिर काय में बदल जाएगा, कलरफुल में। इसलिए ये वाला जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ये टेम्पररी होता है, जबकि ये वाला जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ऑक्सीजन के बॉन्ड को पहले तोड़ा जाता है O और O में, ठीक है, बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। आप काफी ज्यादा हाई वोल्टेज में एनर्जी पास करवाते हो और इसके बॉन्ड को तोड़ते हो। ये ऑक्सीजन फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके O3 बनाता है। फर्दर जो रिएक्शन अपन लिखते हैं वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके की होती है, 3O2 रिवर्सिबल गिव्स 2O3। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज की बात करोगे, वही सेम जो ऑक्सीजन की होती है लगभग वैसी इसकी होती है। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में कलरलेस था, लिक्विड फॉर्म में पेल ब्लू था, सॉलिड फॉर्म में डार्क ब्लू था। ये गैस फॉर्म में पेल ब्लू होता है, लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू होता है, सॉलिड फॉर्म में वॉयलेट ब्लैक। ठीक है। सेकंड, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट मोर सॉल्युबल इन CCl4।
एक टर्पेंटाइल और एग्जाम्पल ध्यान रख के जाइएगा, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है ये कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये उतना कुछ खास एग्जाम्पल नहीं है, मुझे इसकी बहुत ज्यादा गट फीलिंग आती है, तो ये मैं इम्पोर्टेंट बोलूँगा। ठीक है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, बट CCl4 टर्पेंटाइल और ग्लेशियल एसिड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। O3 एक डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ओजोनाइड आयन एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। O2 के रेस्पेक्ट में अनस्टेबल होता है, एक्सप्लोजिव होता है, इसलिए हल्का सा हीट करने पे O2 दे देता है विद लिबरेशन ऑफ हीट। आगे जैसा कि अपन ने बात करी, O3 डिकम्पोज होके O2+O में बदल जाता है, इसलिए O3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। अब इसके अंदर आपको एक कॉमन चीज ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट दिमाग से लिखने हैं, रटना कुछ नहीं है। प्रोडक्ट लिखने का सलीका बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, रिएक्शन लिख के नहीं बता रहा, वो आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी। एसिडिक मीडियम के अंदर जब आप ओजोन की रिएक्शन करवाते हो, तो उस केस में जो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 2.07 वोल्ट है एसिडिक मीडियम, लेकिन बेसिक मीडियम में इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.24 वोल्ट है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ओजोन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये बात, ओजोन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। अब ध्यान रखने वाली बातें और क्या है भैया, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट कैसे दिखे सर? देखिए, ये हर सल्फाइड को सल्फेट में बदलता है एक्सेप्ट H2S। उसके अंदर क्या होगा देखेंगे, क्या बोला मैं, हर सल्फाइड को सल्फेट में बदलता है, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये आपको ध्यान रखनी है। और ये नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड में बदलता है। ठीक है, H2S को काय में कन्वर्ट करता है ये अपन आगे देखेंगे। अब रिएक्शन पे फोकस करिएगा, जैसे जैसा कि मैंने आपको बोला, हर सल्फाइड को सल्फेट में बदलेगा, जहां सल्फाइड दिख गया उसको उसके सल्फेट में बदल देना, दैट विल बी माय फाइनल आंसर। S-2 को SO4-2 में बदलेगा, जैसे PbS को PbSO4 में बदलेगा, ZnS को ZnSO4 में बदलेगा, CuS को CuSO4 में बदलेगा। और क्या ध्यान रखना है, किसी भी हेलाइड को हेलोजन में बदलता है, जैसे HCl को बदलेगा Cl2 में, HBr को बदलेगा Br2 में, HI को बदलेगा I2 में। यहाँ से आप बेसिक आइडिया लगवा सकते हैं। आगे नाइट्राइट को बदलेगा नाइट्रेट में, K2MnO4 को बदलेगा KMnO4 में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। इस तरीके से आप प्रोडक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात आ जाती है, और क्या बोला था अपन ने, किसी भी नॉन मेटल या मेटलॉइड की रिएक्शन जब आप करवाओगे ओजोन के साथ, तो ये उसको अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सी एसिड में बदल देता है। जैसे सल्फर को बदल देगा H2SO4 में, आर्सेनिक को बदल देगा H3ASO4 में, फॉस्फोरस को बदल देगा H3PO4। बात आ जाती है H2S के अंदर क्या हो जाता है, तो H2S ओजोन के साथ रिएक्ट करके H2O
प्लस सल्फर प्लस O2 बना देता है। मतलब S-2 SO4-2 में ना जाके वो सल्फर में जाता है। सिर्फ यही एक लौता है जहां सल्फाइड से आप सल्फेट नहीं सल्फर जाते। ठीक है, नेक्स्ट आपको बात समझनी है किसकी, रिएक्शन विद आयोडीन। इसके अंदर दो रिएक्शन आती है, एक आ जाता है ड्राई आयोडीन और एक आ जाती है मॉइस्ट आयोडीन। बेटा याद रखने वाली बात क्या है, ड्राई आयोडीन सूखी चीज महंगी होती है कॉस्टली, गीली चीज सस्ती होती है चीप। इस बेसिस पे आप प्रोडक्ट ध्यान रख सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, I2 की रिएक्शन H2O से करवाओगे, ठीक है, तो आपको I4O9 मिलेगा 49, इसी का हाफ कर देना I2O5 मिलेगा 25। सूखी चीज, सूखे बिस्किट महंगे आते हैं, गीले बिस्किट सस्ते आते हैं। 2 मिनट रुकिए। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। अरे टाइम कितना बच रहा है बताएगा महोदय? अच्छा म्यूट है, सॉरी। टाइम कितना बच रहा है?